अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इंट्रिंसिक फैक्टर किस तरह हार्ट के रेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो नर्वस स्टिमुलेशन है सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक वो हार्ट को किस तरह हार्ट की एक्टिविटी को किस तरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ मतलब स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप की स्टिमुलेशन है, एक सिंपैथेटिक है और एक पैरासिम्पैथेटिक है। ये आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना है कि सिंपैथेटिक हमेशा हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है और पैरासिम्पैथेटिक उसे वापस नॉर्मल या उसे स्लो करता है, ठीक है। तो जो कि सिंपैथेटिक है ना, वो ज़्यादातर वेंट्रिकल्स में उसके जो नर्व्स होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ होते हैं, वेंट्रिकल्स में होते हैं, ठीक है, किसके, सिंपैथेटिक के। और जो कि पैरासिम्पैथेटिक है वो ज़्यादातर आर्टरिया में इसके जो नर्व्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो एट्रियम में हमारे साथ एक एस ए नोड होता है और दूसरा ए वी नोड, ठीक है। तो जो सिंपैथेटिक है वो एट्रियम में भी होता है और पैरासिम्पैथेटिक वेंट्रिकल्स में भी होता है उसके न्यूरॉन्स। बट मेजॉरिटी सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जो है तो वो वेंट्रिकल को स्टिमुलेट करते हैं और मेजॉरिटी पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स एट्रियम या एस ए नोड ए वी नोड को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो दो नर्व है ये एस ए नोड है, ठीक है, ये जो है ये कौन सा नोड है, एस ए नोड, और ये ए वी नोड है, ठीक है। अब जो कि पैरासिम्पैथेटिक है तो वो किसे स्टिमुलेट करेगा, एस ए नोड ए वी नोड यानी मतलब एट्रियम को, ठीक है। और जो कि ये नीचे न्यूरॉन्स आप देख रहे हो तो ये कौन से न्यूरॉन्स है, सिंपैथेटिक है, ये कौन से हैं, सिंपैथेटिक है, ठीक है। अच्छा, तो सिंपैथेटिक किसे इफेक्ट करेगा, वेंट्रिकल्स को। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक जो मेजर न्यूरॉन है वो है वेगस नर्व, ठीक है, वेगस या हम इसे वेगल नर्व भी कहते हैं। वेगल स्टिमुलेशन अगर आ जाए तो आप समझ लेना कि ये पैरासिम्पैथेटिक की बात हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा हार्ट बीट जो होता है ना तो वो होता है 70 बीट्स पर मिनट, ठीक है। अगर हम इसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दे दें तो इसका हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, 180 से 200 बीट्स पर मिनट, और बाज़ अवक़ात अगर ये हद से ज़्यादा हो जाए तो 250 बीट्स पर मिनट भी इसका हार्ट रेट हो सकता है। और ऑन द अदर हैंड अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाए तो वो 70 बीट्स पर मिनट से कहाँ तक पहुँच जाएगा, 40 बीट पर मिनट, मतलब हार्ट रेट कम हो जाएगा या इससे भी कम। अच्छा, ये बात याद रख लो कि पैरासिम्पैथेटिक हार्ट को इवन स्टॉप भी कर सकता है, क्या, हार्ट को इवन स्टॉप भी कर सकता है। अच्छा, अब पैरासिम्पैथेटिक जो है ना वो ज़्यादातर ये बात आप लोगों ने नोट करनी है, ठीक है, कि पैरासिम्पैथेटिक डोंट अफेक्ट मेजरली द कंट्रैक्शन पावर बट अफेक्ट द हार्ट रेट। अब ये क्या बात हुई, तो पिछले डायग्राम की तरफ आते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक जो है तो वो कंट्रैक्शन को इतना अफेक्ट नहीं करता जितना कि वो हार्ट रेट को अफेक्ट करता है। तो आप डायग्राम से देख लें कि पैरासिम्पैथेटिक ज़्यादातर एस ए नोट और ए वी नोट है। तो एस ए नोट क्या करता है कि ये सिग्नल एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करता है और फिर ए वी नोट इसे डिले करता है, ठीक है। तो अगर लेट्स से हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए तो वेगस नर्व, तो जब ब्रेन को पता चलेगा तो वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करेगा और उससे जो मैसेज आएगा तो वो यहाँ पर ए वी नोट को आएगा और ए वी नोट फिर क्या करेगा, मैसेज को और भी ज़्यादा डिले करेगा, तो हार्ट रेट क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। और ऑन द अदर हैंड सिंपैथेटिक जो है तो वो वेंट्रिकल पर होता है। जब हार्ट रेट कम हो जाए तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वेंट्रिकल को आ जाता है और वेंट्रिकल स्ट्रांगली कंट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। अगर पैरासिम्पैथेटिक के जो न्यूरॉन्स हैं अगर वो वेंट्रिकल में भी ज़्यादा होते तो फिर पैरासिम्पैथेटिक जो है वो कंट्रैक्शन की एबिलिटी को ज़्यादा अफेक्ट करता। तो आप लोगों को पता है कंट्रैक्शन कौन करता है, ब्लड पंप बॉडी और लंग्स को कौन करता है, वेंट्रिकल्स करता है। तो जो न्यूरॉन्स वेंट्रिकल में ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कंट्रैक्शन को ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। और जो कि आर्टरियम में ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे एस ए नोट ए बी नोट तो वो ज़्यादातर हार्ट रेट को अफेक्ट करेंगे। तो सिंपैथेटिक भी दोनों को अफेक्ट करता है, पैरासिम्पैथेटिक भी। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि मेजरली तो फिर पैरासिम्पैथेटिक जो है तो वो हार्ट रेट को कम अफेक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है, बट कंट्रैक्टिलिटी में उसका इतना मेजर रोल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राफ है ना तो इस ग्राफ से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो नॉर्मल स्टिमुलेशन होते हैं जो ज़ीरो सिंपैथेटिक है, ठीक है, जिसमें ना सिंपैथेटिक हो तो वो और ना पैरासिम्पैथेटिक। अगर मैं इसे नॉर्मल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दूँ तो कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और अगर मैक्सिमम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दूँ तो कार्डियक आउटपुट 25 लीटर पर मिनट भी जा सकता है। और इसी तरह अगर मैं इसे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन दूँ
तो ये डिक्रीज़ भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़ीरो सिंपैथेटिक, अगर मैं इसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दूँ तो ये इंक्रीज़ होगा कार्डियक आउटपुट, और अगर पैरासिम्पैथेटिक दूँ तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा। कार्डियक आउटपुट वैसे वो ब्लड का अमाउंट है, वो वॉल्यूम है जो वो 1 मिनट में सारे बॉडी को देता है, जो कि नॉर्मल 5 लीटर पर मिनट होता है। और ये राइट आर्टेरियल प्रेशर है, ठीक है, एक्स एक्सिस में। तो अगर राइट आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा होगा तब भी कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। अगर हम इसे उसके ऊपर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी दे दें तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा ही हाई हो जाएगा। अच्छा, पढ़ते हैं कि पोटाशियम, कैल्शियम और टेम्परेचर का हार्ट फंक्शन पर क्या असरात है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं कि पोटाशियम अगर ज़्यादा हो या कम हो तो इस पर हार्ट पर क्या असरअंदाज होता है, या हार्ट के फंक्शन पर। अगर हाइपरकैलीमिया हो, अगर हाइपोकैलीमिया हो तो क्या होगा। लेट्स से ये हार्ट का मसल है, ठीक है। अगर हमारे पास हाइपरकैलीमिया हो मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम क्या होगा, वो हाई होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो, अगर सेल पोलराइज हो जाए तो सोडियम बहुत ज़्यादा अंदर आ जाता है, क्या, सोडियम बहुत ज़्यादा अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर ये सेल क्या करता है, ये सेल रीपोलराइज होता है, ठीक है। अगर ये रीपोलराइज होगा तो उसके लिए जो अंदर के पोटाशियम होंगे वो सारे के सारे बाहर चले जाएंगे, तो सेल फिर अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर आ जाएगा। अब आप लोग सोचो, अगर बाहर पोटाशियम पहले से ही ज़्यादा हो, ठीक है, तो क्या अंदर वाले पोटाशियम बाहर आसानी से जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सेल इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा, वो ज़्यादातर किस तरह रहेगा, ज़्यादातर कोशिश करेगा कि ये पॉजिटिव हो सेल का अंदर जो है। क्यों, क्योंकि पोटाशियम बाहर नहीं जाएगा तो सेल रीपोलराइज नहीं होगा, ठीक है। सेल लेट से -70 पर है, ये डीपोलराइज होकर चला गया 0 तक, फिर रीपोलराइज होकर वापस -70 तक आ गया। तो फिर रीपोलराइज ये किस तरह होता है कि पोटाशियम कहाँ जाए, पोटाशियम बाहर चला जाए। अब अगर पोटाशियम पहले से बाहर ज़्यादा है और ये बाहर नहीं जा रहा तो मतलब ये ज़्यादा रिपोलराइज नहीं होगा, ये ज़्यादा -70 से ऊपर रहेगा, डीपोलराइज रहेगा। तो जब ये ज़्यादा डीपोलराइज रहेगा तो ये अपना कंट्रैक्शन का जो फंक्शन है वो आसानी तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, और हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो रहेगा, वो इतना ज़्यादा आसानी से पंप नहीं होगा। तो इसमें जिसका हाइपरकैलीमिया हो तो उसका हार्ट फ्लैसिड होता है, मतलब वॉल्यूम हार्ट में ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम दूसरी तरफ देखें कि अगर हाँ एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम कम हो मतलब हाइपोकैलीमिया हो, तो जो कि अंदर पोटाशियम होगा ना तो वो बहुत तेज़ी से बाहर चला जाएगा। वो क्या, जो अंदर का पोटाशियम है वो रिपोलराइजेशन में किधर चला जाएगा, बहुत तेज़ी से, इतना ज़्यादा चला जाएगा कि उतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए था। तो फिर क्या हो जाएगा कि ये -70 से भी नीचे आ जाएगा। अगर हाइपोकैलीमिया हो तो ये क्या हो जाएगा, -70 से भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब पोटाशियम सेल में जितने ज़्यादा जितने होंगे वो हद से ज़्यादा बाहर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, हाइपरपोलराइज। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा तो फिर ये एक्साइट भी मुश्किल से होगा, तो तब भी हार्ट के कंट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि कैल्शियम का क्या रोल है, ठीक है। लेट्स से हाइपरकैल्सीमिया है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम क्या है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो, हमने हार्ट का जो एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था, आर्टरियम और वेंट्रिकल, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो ये जो फेज़ था ये कौन सा फेज़ था, प्लेटिव। अच्छा, प्लेटिव फेज़ में क्या था कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो कैल्शियम थे वो अंदर आ रहे थे, ठीक है, तो सेल को रिपोलराइज होने से बचा रहे थे। तो ये फेज़ था ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग था। अगर अब एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो तो ये फेज़ कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इस फेज़ में कैल्शियम अंदर आ रहे थे कि ये फेज़ लॉन्गर रहे, डायरेक्ट रिपोलराइज ना हो। अब अगर एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम ज़्यादा होगा या कम, ज़्यादा होगा। तो कैल्शियम एकदम अंदर आ जाएगा, और जो प्लेटिव का फेज़ था जो कि आराम से जा रहे थे कैल्शियम, वो एकदम से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो प्लेटिव फेज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और अब आप लोगों को पता है कि जितना कैल्शियम ज़्यादा होगा तो उतना मसल कंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रोपोनिन और मायोसिन और एक्टिन मायोसिन और ट्रोपोनिन,
तो उन अगर कैल्शियम होगा तो फिर एक्टिन मायोसिन ईजिली बाइंड करेगा और ईजिली कंट्रैक्शन होगा, तो कंट्रैक्टिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी जितना कैल्शियम होगा। अच्छा, जितना कैल्शियम होगा उतनी ही कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी, कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मतलब कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर कैल्शियम कम हो तो कैल्शियम अंदर स्लोली आएंगे, ठीक है, और प्लेटो का फेज प्रिलोंग्ड होगा, ठीक है। तो प्लेटो इंक्रीज़ होगा तो कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि कैल्शियम कंट्रैक्टिलिटी के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कैल्शियम कम हो तो कंट्रैक्टिलिटी कम होगा, और इसी तरह ब्लड प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट हो गया या स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो गया। अब एक और फैक्टर भी है जो टेम्परेचर है, जो कि हार्ट के फंक्शन को अफेक्ट करता है। वो किस तरह, अगर लेट्स से मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो जो ये लेट्स से ये सेल है, ठीक है, हार्ट का, अगर मैंने कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, तो सेल की जो परमेबिलिटी है ना, तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सोडियम तेज़ी से आएगा, ठीक है, पोटाशियम तेज़ी से जाएगा, कैल्शियम तेज़ी से आएगा। तो ये तीन फंक्शन है जो कि हार्ट का जब एक्शन पोटेंशियल हार्ट में जब कंट्रैक्शन हो रहा था तो ये तीन चीज़ें उसमें थे। तो ये अगर फास्टली होंगे तो हार्ट रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं टेम्परेचर कम करूँ तो परमेबिलिटी जो सेल मेम्ब्रेन की है वो डिक्रीज़ हो जाएंगी, तो ये सोडियम बहुत मुश्किल से अंदर आएंगे, इसी तरह पोटेशियम मुश्किल से बाहर जाएंगे, और इसी तरह कैल्शियम बहुत मुश्किल से अंदर आएंगे। तो इसकी वजह से हार्ट रेट क्या होगा, हार्ट रेट विल बी डिक्रीज। ये एक बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है कि आर्टीरियल प्रेशर लोड अगर मैं बढ़ाऊँ तो कार्डियक के आउटपुट पर क्या असर होगा। तो मैं इस डायग्राम से आप लोगों को आसानी से समझा दूंगा। लेट्स से ये लेफ़्ट एट्रियम है, यहाँ से ब्लड आ जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल आयोटा के थ्रू सारे बॉडी को ब्लड क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। अब इस आर्टरीज़ में जो प्रेशर है, इस आर्टरीज़ में जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं उसको बढ़ाऊँ, लेट्स से मैंने यहाँ पर भी दबाव डाल दिया, यहाँ पर भी दबाव डाल दिया, यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। तो आर्टीरियल प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। तो आप लोग सोचो कि ये ब्लड जो आ रहा है तो क्या ये और ज़्यादा आएगा, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये आप लोग सोचेंगे कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है मतलब रुकावट क्या हो रही है, ज़्यादा, तो कार्डियक आउटपुट क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। अगर मैं प्रेशर और बढ़ाऊँ तो कार्डियक आउटपुट और डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वहाँ पर रुकावट आएगी। और अगर मैं ऐसा काम करूँ कि रेजिस्टेंस कम करूँ तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा। तो इस ग्राफ से अगर आप लोग देखो, नॉर्मली हमारा जो आर्टीरियल प्रेशर होता है, ठीक है, तो वो 80 से लेकर 140 mmHg पर होता है, ठीक है। तो अगर इसके दरमियान हो तो ये तो हमारे सब बॉडी के, तो इसके दायरे में हार्ट का कार्डियक आउटपुट एवरेज कितना है रेस्टिंग कंडीशन में, 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। और अगर मैं 140 से बढ़ाकर 160 से भी बढ़ाऊँ ना आर्टीरियल प्रेशर, अगर लेट से मैंने एक मेडिसिन दे दिया जिसे हम वेजो कंस्ट्रिक्टर कहते हैं, ठीक है, अगर मैंने वो वेजो कंस्ट्रिक्टर दे दिया तो ये आर्टरीज क्या हो जाएंगे, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो आफ्टर लोड मतलब जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि कार्डियक आउटपुट विल बी डिक्रीज। तो अगर आप इस ग्राफ को देखो तो आर्टीरियल प्रेशर 160 यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कम करूँ ना तो कार्डियक आउटपुट में बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज़ आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली 80 से लेकर और 140 के दरम्यान है, तो यहाँ पर बहुत स्टेटिक है, ठीक है, 5 लीटर पर ही है। और अगर मैं 160 से कम करूँ, ज़्यादा करूँ सॉरी, तो फिर कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, MCQs की तरफ आते हैं। तो पहले MCQs हैं कि a patient is administered or directed strongly stimulate the parasympathetic nervous system। अब लोगों को पता चले कि parasympathetic nervous system क्या होगा, स्टिमुलेट हो गया। तो what is the most likely immediate effect on the cardiac output। तो parasympathetic कार्डियक आउटपुट को क्या करता है, डिक्रीज, और सिंपैथेटिक कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करता है। तो वो ऑप्शन देखो जिसमें कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो, तो इसमें कार्डियक आउटपुट डिक्रीज बाय 50% और मोर टू द रिड्यूस्ड रेट। बी में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, सी में है कार्डियक आउटपुट रिमेन अनचेंज, डी में है कार्डियक आउटपुट फ्लक्चुएट। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है कि अ पेशेंट विथ सेवियर हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम ज़्यादा है एक्स्ट्रा सेलुलर,
10 मोल इक्विलीटर पर लीटर है, ठीक है। प्रेजेंट विद कार्डियक अरिथमियाज, और उसमें कौन पैथोलॉजिकल कंडीशन है, कार्डियक अरिथमियाज है, ठीक है। व्हाट इज़ द अंडरलाइंग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, तो इस तरह इसके हार्ट में क्या हो रहा है अगर हाइपरकैलीमिया है। तो ए ऑप्शन है, हाई एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम क्या करता है, डीपोलराइजेज द कार्डियक सेल मेम्ब्रेन, रिड्यूसिंग एक्शन पोटेंशियल इंटेंसिटी एंड वीकनिंग कंट्रैक्शंस। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यार पोटाशियम बाहर ज़्यादा हो तो अंदर का पोटाशियम क्या होता है, वो बाहर नहीं जा सकता। अगर वो बाहर नहीं जा सकता तो सेल ज़्यादातर पॉजिटिव रहता है, मतलब जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है तो वो थ्रेशोल्ड के बहुत ज़्यादा करीब होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा करीब होता है। तो ये सेल जल्दी डिपोलराइज होता है, ठीक है। और उसमें जो एक्शन पोटेंशियल की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम, क्योंकि ये रिपोलराइजेशन उसकी अपने लेवल तक नहीं होती, वो ज़्यादा पॉजिटिव रहता है क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा एस्केप नहीं कर सकता। तो हार्ट का जो कंट्रैक्शन पावर है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, क्योंकि अगर पूरा रिपोलराइज हो जाए तो तब डिपोलराइज होगा ना। अगर वो पूरा रिपोलराइज ही नहीं हो रहा है तो फिर डिपोलराइज किस तरह होगा, तो फिर कंट्रैक्शन किस तरह करेगा। तो ए ऑप्शन ठीक है। बी देखते हैं, पोटेशियम ब्लॉक कैल्शियम चैनल, ये बिल्कुल ठीक नहीं। पोटेशियम स्टिमुलेट एक्सेसिव सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ये भी ठीक नहीं है। पोटेशियम बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन, इसका तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, अ पेशेंट्स मीन आर्टिकुलर प्रेशर राइजेस टू 170, नॉर्मल कितना था 180 से 140, और अगर 160 से ज़्यादा हो जाए तो फिर कार्डियक आउटपुट तो डिक्रीज़ होगा ना, ड्यू टू अनट्रीटेड हाइपरटेंशन। हाउ डज दिस अफेक्ट कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, देखो कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेज सिग्निफिकेंटली बिकॉज द प्रेशर नॉर्मल लिमिट्स 160 उससे ज़्यादा हो गया। बी ऑप्शन, कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज, नहीं। कार्डियक आउटपुट रिमेन कॉन्स्टेंट, बिल्कुल नहीं। कार्डियक आउटपुट बिकम्स इरेटिक अल्टरनेटिंग बिटवीन हाई एंड लो, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए।